नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आप पूछेंगे, ये नया अध्याय, जब पॉलिटिकल प्लेयर्स तो पुराने ही हैं तो नया अध्याय कैसे शुरू हो सकता है? जी हां, वो इसीलिए क्योंकि जिस तरह से अभी तक बहन कुमारी मायावती और बीएसपी चुनाव लड़ रही थी, उसमें बदलाव आने वाला है। जिस तरह से अभी तक बीएसपी और बहन कुमारी मायावती चुनाव लड़ रही थीं, उसमें बड़ा साफ दिखाई पड़ता था कि वो शायद लड़ना नहीं चाहती हैं, या लड़ रही हैं तो किसी के फायदे के लिए लड़ रही हैं, या फिर लड़ रही हैं तो दरअसल जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं। इस तरह से उम्मीदवारों का खड़ा किया जाना, कुछ वैसी सीटों को छोड़ देना, कुछ वैसी सीटों को ज्यादा अहमियत देना जो कि दूसरे के फायदे के गुणागणित के अनुसार हो, ये तमाम आरोप मायावती पर लग रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी की खिसकती जनाधार ने आखिरकार बहन मायावती को तैयार कर दिया है कि एक बार फिर से वो अपनी खोई जमीन को वापस लेने के लिए प्रयासरत हो जाएं, वरना पार्टी के अस्तित्व पर संकट है। आज लगातार एक सीरीज में उनके एक्स अकाउंट पर जो बातें लिखी गई उनके द्वारा, उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति नहीं छोड़ रही हैं बहन कुमारी मायावती। उन्होंने इस बात का संकेत ही नहीं दिया, बल्कि खुले शब्दों में कहा कि ये जो आंदोलन है, इसके साथ आजन्म आखिरी सांस तक बनी रहूंगी। उन्होंने अपने जो सबसे अहम किरदार उनकी जीवन में निभाने वाले अपने गुरु मान्यवर काशीराम, जैसे उन्हें संबोधित करती हैं, वो उनको उद्धृत करते हुए, उन्हें कोट करते हुए जो बातें कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा उनकी तरह लगातार बने रहना है। और यहीं पर कहानी शुरू होती है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्या ये जो नया किरदार है वो राजनीति की नई इबारत लिखने जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा किरदार है जिसमें दम है, जिसमें ताकत है, और जिसने जानबूझकर अपने आप को निष्प्राण कर रखा था, सियासी तौर पर अपने आप को इनएक्टिव कर रखा था। दो तरफा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, अगर एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, तो वो शायद इसीलिए क्योंकि वो जो तीसरा सिरा था उसने अपने आप को एकदम जमीन पर लिटा दिया और शायद वो चुनाव लड़ना नहीं चाहता। कुछ इस तरह के संकेत मिलने लगे थे। उसके कार्यकर्ता, उसके काडर तैयार थे। बावजूद उसके ऐसा लग रहा था कि पिछले विधानसभा चुनाव और गए लोकसभा चुनाव में बीएसपी पार्टी के तौर पर जीतना नहीं चाहती है क्या? उसके काडर, खास तौर पर अपनी नेता बहन कुमारी मायावती, उनके प्रति अपना समर्पण, उसमें कहीं भी कमी नहीं आई। कई जगहों पर मैं खुद उत्तर प्रदेश में घूमा और मैंने पाया कि वो कार्यकर्ता, वो काडर जो जुड़े हुए थे पार्टी की विचारधारा से, वो तब भी उन जगहों पर बस्ता लेकर बैठे हुए थे जहां शर्तिया हार होनी थी, लेकिन बैठे हुए थे। और इसीलिए लगा कि पार्टी कमजोर हो रही है, पर खत्म हो गई हो ऐसा नहीं है। और जो कमजोर हो रही थी पार्टी, उसका बड़ा एक माकूल सकारात्मक परिणाम इंडिया गठबंधन को देखने को मिला, जब बहुत बड़ी संख्या में दलित वोट सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ खिसके। इस बात से मना नहीं किया जा सकता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे थे, आप जानते हैं, मेरठ की सीट पर। रामायण में प्रभु श्री राम के किरदार को निभाने की वजह से जो उनकी ख्याति थी, अगर वो वजह थी उन्हें वहां उतारने की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि ये कैलकुलेशन गलत हो गया। वजह उसकी थी, वजह ये थी कि दरअसल वहां पर बीएसपी की तरफ से एक त्यागी उम्मीदवार खड़े किए गए थे, और त्यागी अमूमन वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन त्यागी समाज के व्यक्ति बीएसपी के टिकट पर आ गए थे, और समाजवादी पार्टी ने उस सीट पर एक
जाटव उम्मीदवार को टिकट दिया था, एक दलित उम्मीदवार को सामान्य सीट पर टिकट दिया था और देखा यह जा रहा था कि जबरदस्त तरीके से साइकिल छाप पर वोट देना है। तमाम हाथी छाप के समर्थकों में ये ऊर्जा थी। मैं तरह तरह के तरीकों से इस बात को चेक करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या वजह है कि इतना समर्थन आज की तारीख में साइकिल को मिल रहा है, उनके द्वारा जो कभी बीएसपी के सपोर्टर थे। और वजह साफ थी कि जाटव समाज से आने वाली उम्मीदवार, और अगर मुझे सही से याद हो तो सुनीता वर्मा नाम था उनका, उनको वोट मिल रहे थे साइकिल छाप के भी, उनको वोट मिल रहे थे बीएसपी के भी, हाथी छाप के भी। और देखिए क्या नतीजा आया, ज़बरदस्त वोट बीएसपी के उम्मीदवार को तो कुछ भी नहीं मिला, और जो भी मिला वो तो भारतीय जनता पार्टी को जाना था, लोगों ने ये कहा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कड़ी टक्कर दी तो ऐसा लगा कि कहीं अरुण गोविल हार न जाए। और अंत में मार्जिन बड़ा ही कम, बहुत ही कम मार्जिन से, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, किसी तरह से बच के निकले अरुण गोविल, बस जीत भर गए, कुछ हजार से वो जीत पाए। आप ये सोचिए कि अरुण गोविल को लाया गया था, मेरठ की आसपास की कई सीटों को अपने प्रभाव से वो जितवा देंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन हार हो गई जबरदस्त, कहीं कोई प्रभाव नहीं। बगल की सीट मुजफ्फरनगर पर प्रभाव नहीं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई, संजीव बालियान हार गए। तो ऐसी स्थिति थी कि बीएसपी तय ही नहीं कर पा रही थी और उसके उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी टिकट दे रही थी। और ये जो दो घोड़ों का रेस हुआ, इंडिया और एनडीए, इनमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सपा गठबंधन ने ज़बरदस्त तरीके से जो लड़ा, उसमें एज जो है वो सपा और कांग्रेस को इसलिए भी आया क्योंकि बहन कुमारी मायावती के वोट ट्रांसफर होने शुरू हो गए थे। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद ऐसा लगता है कि जो अस्तित्व का संकट सामने आया है, उसके बाद बहन कुमारी मायावती दोबारा सोचने पर शायद मजबूर हुई और उन्होंने अपने आप को नए तरीके से सामने रखा है। और उसकी एक वजह है, वजह यह है कि अभी जिला अंबेडकर नगर में कटेहरी एक ग्राम पंचायत जिला पंचायत का चुनाव होना था। 6 अगस्त को चुनाव हुआ, 8 को नतीजे आए और कटेहरी जिला पंचायत जो प्रथम का चुनाव हुआ, उसमें बीएसपी की उम्मीदवार जबरदस्त जीत हासिल करने में सफल हुई। कटेहरी जिला पंचायत प्रथम में जो इस वक्त सिटिंग सीट थी वो समाजवादी पार्टी की थी। न केवल उनसे छीना गया वो सीट बीएसपी के द्वारा, बल्कि 2000 के मार्जिन से, और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप ग्राम पंचायत के चुनाव की बात करते हैं, जिला पंचायत के चुनाव की बात करते हैं, तो ये बड़ा ज़्यादा हो जाता है। जिला पंचायत में 2000 के फासले से बीएसपी ने सपा को हराया। ये सिंबल पे नहीं होता है इलेक्शन, लेकिन समर्थित उम्मीदवार होते हैं, सबको पता होता है कि कौन किस दल का है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी वो सबसे नगण्य हो गई, जहां बीएसपी को 5500 से ज़्यादा वोट आए, सपा को 3000 वोट और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 300 वोट। और ये अपने आप में एक ऐसा घटनाक्रम रहा है जिसके बाद मायावती बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने तय किया है कि जो 10 चुनाव आने वाले दिनों में होने हैं, उस 10 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जबरदस्त लड़ाई लड़ेगी। आपको याद होगा कि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि बसपा उपचुनाव लड़ती है, वो हमेशा ये मानकर चलती है कि उपचुनाव तो अमूमन वही जीत जाते हैं जिनकी राज्य सरकार होती है। लेकिन इस बार ये 10 उपचुनाव वैसे नहीं हैं। इनमें ज़्यादातर सीटें वो हैं जो कि सांसद बनकर चले गए हैं विधायक, उनके द्वारा खाली की गई हैं। 9 सीटें ऐसी हैं और 10वीं एक है जो कि विधायक इरफान सोलंकी के विधायकी के खारिज होने के बाद खाली हुई है, कानपुर। तो आप ये समझ लें कि 10 सीटें जो हैं वो मजबूत दावेदारों की और वैसे लोगों की है जो अपनी अपनी सीटें जीत करके संसद पहुंचे हुए हैं। तो ये फियर्सली कंटेस्टेड होगा और इस चुनाव में उतरने का बीएसपी ने फैसला कर लिया है।
बीएसपी के पास शून्य है। कोई व्यक्ति उनका खाली किया हो सीट और पहुंच गया हो संसद, ऐसा नहीं है। जो भी हैं वो भाजपा के हैं या समाजवादी पार्टी के हैं। और ऐसे में बीएसपी क्या करेगी? इसमें वो सीट भी आती है, वो सीट मिल्कीपुर की सीट, जहां से अवधेश पासी जीते और उन्होंने इतिहास लिख दिया। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी, फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी हारी। फिर से उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, देखना है क्या होता है। लेकिन इन सभी सीटों पर बसपा भी उतरेगी, तीसरा कोण भी लाएगी। और ये किसके लिए नुकसान का सौदा है, ये भी तो तय करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिरकार चुनाव होते हैं तो नुकसान किसका होगा। देखिए, अभी तक बहुजन समाज पार्टी के कार्डर्स को रोके रखने में करीब करीब सफल थी बहुजन समाज पार्टी, लेकिन क्षरण तो होने लग गया था। लोग बाग जाने शुरू हो गए थे। कितनी गंभीर हैं बहन कुमारी मायावती, इस बात को लेकर प्रश्न उठ रहे थे। हालांकि आकाश आनंद उनके भतीजे ने, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से प्रचार कर एक ऊर्जा ला दी थी पार्टी में। लेकिन आपको याद होगा 28 अप्रैल सीतापुर का वो भाषण और कैसे आकाश आनंद को विड्रॉ कर लिया गया था। दोबारा से फिर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ये जो जिम्मेदारी लोग समझ रहे थे कि उत्तराधिकार की है, जी नहीं, आज ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया। वही रहेंगी अध्यक्ष, मूवमेंट को लीड करती रहेंगी, जिनका नाम है बहन कुमारी मायावती। लगातार वो बनी रहेंगी आंदोलन के साथ। लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं वो भी कुछ कहती हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये ऐसी पार्टियां हैं जो दलित पिछड़ों को धोखा दे रही हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो जातीय जनगणना की बात करते हैं तो क्या लाभ दिलवा पाएंगे? जातीय जनगणना की बात करने वाले लोग, जातीय जनगणना की समर्थक है बीएसपी, लेकिन क्या इनके हितों को साध पाएगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और सपा? और उनका जवाब नामे था। उन्होंने ये भी कहा कि याद कीजिए 1995 का गेस्ट हाउस कांड, किस तरह से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमारी जान लेने की कोशिश की। ये बातें उन्होंने आज लिखी है। अब मुझे याद पड़ता है साल 2019 में ये गेस्ट हाउस कांड वाला मामला तो बंद हो गया था। वो घटनाक्रम 2 जून को जो घटित हुई थी लखनऊ में, जहां पर समर्थन वापस लिया था समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार चल रही थी, तो एक हुजूम आया, भीड़ आया और उसने घुस करके हमला बोला था। समाजवादी पार्टी के गुंडे उनको कहा गया बीएसपी के द्वारा, और वो ज़बरदस्त हमला जिसमें कहा यही जाता है कि बाल बाल जान बची थी बीएसपी के सुप्रीमो मायावती की उस वक्त। और उन्होंने कहा कि किसी तरह से जान बची थी, और वो ऐसा दौर था जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरा साथ दिया था, विपक्ष के दूसरों ने मेरा साथ दिया था। और ये वाकया सही में है। फर्रुखाबाद के विधायक थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, और उनके सामने आ जाने से ही गुंडे मायावती जी के कमरे में घुस नहीं पाए थे और किसी तरह से उन्होंने उनको छुपाते हुए निकाल लिया था। और मायावती उन्हें अपना भाई मानती थी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में वो सदा रहे, उनकी मौत पर वो फर्रुखाबाद खास तौर पर गई थी। तो उन्होंने कहा बीएसपी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने हमें बचाया और किसी ने नहीं बचाया। और विपक्ष ने हंगामा किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस थी, उसने अपनी भूमिका, अपना दायित्व नहीं निभाया। और जब कांसीराम जी तमाम बीमार होने के बावजूद बाहर आए और उन्होंने गृह मंत्री को हड़काया, तब जाकर के ही कुछ एक्शन लिया गया। कांग्रेस भी नहीं चाहती कि कोई दलित नेता आगे बढ़े। कुछ इस तरह का संकेत उन्होंने अपनी इन बातों में दिया। तीखे निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्योंकि सीधे तौर पर बीएसपी का जो वोट बैंक है उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश वो कर रहे हैं। और ऐसे में राजनीतिक हमला उस कांड को याद करके किया गया है जो साल 2019 में सपा और बसपा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से शायद खत्म हो गया था। उस वक्त आपको याद होगा मैनपुरी की जो चुनाव थी, उसमें खुद मायावती पहुंच करके मुलायम सिंह यादव के लिए उन्होंने वोट मांगा था। हालांकि सबसे ऊंची कुर्सी पर वही बैठी थी उस वक्त, लेकिन मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगना मायावती का, ये कह गया था कि
कटुता मिट गई और बाद में वो जो मामला चल रहा था अदालत में गेस्ट हाउस कांड का, उसे भी वापस ले लिया था बहन कुमारी मायावती ने। लेकिन अचानक से फिर उस घटनाक्रम की याद ताज़ा करना कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर देता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आने वाले दिनों में निशाने पर लेंगी बहन कुमारी मायावती, और साथ ही साथ अपने आप को जिंदा करने के क्रम में वो तमाम बातें जो पीछे छूट गई थी उनको याद दिलाया जाएगा। कांशीराम जी एक बात कहा करते थे और ये सूत्रवाक्य की तरह वो इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे कि पार्टी जितनी दफ़ा और जितना ज़्यादा चुनाव लड़ेगी, पार्टी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। इसलिए अगर हार रहे हैं चुनाव, तो चुनाव लगातार लड़ते चले जाएं। हार रहे हैं तो लड़ते चले जाएं। बहुत लोग हारते हैं अगर तो छोड़ देते हैं। उनका मानना था कि पार्टी अगर हार रही है तो हर चुनाव को लड़िए। और देखिए कैसे ये अम्बेडकर नगर की जिला पंचायत का चुनाव जीता गया, और ये एक छोटी सी चिंगारी जैसी जो कि विश्वास को फिर से बहाल करने में शायद कामयाब हुई है। कहा जाता है कि जब वो दौर था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था और उसके बाद इस तरह की स्थिति हो गई थी, विपक्ष बहुत कमज़ोर था, तो उस दौर में जबलपुर में एक उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में शरद यादव एक युवा थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया था। बाई इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव, और वहीं से सबों को ये यकीन हो गया कि चुनाव में कांग्रेस और इंदिरा गांधी को हराया जा सकता है। बस एक चुनाव चीज़ों को तय कर देता है और उसके बाद किस तरह से आंदोलन भड़कता गया, तेज होता चला गया। और आपने देखा कि 1977 के चुनाव में विपक्ष ने इंदिरा गांधी को हरा करके उन्हें प्रधानमंत्री के पद से भी हटा दिया था। तो क्या वो एक चिंगारी की तरह ये अंबेडकर नगर वाला चुनाव है? क्या सीधे निशाने पर कांग्रेस और सपा को लेने का मतलब है कि अपने वोट बैंक को कायम रखना है? इस बार वोट बैंक घट करके 9% के आसपास रह गया है, जो 13% था साल 2022 में, और साल 2019 में तो 10 सीटें जीती थी। सपा बसपा का जब गठबंधन बना था, आपको याद होगा, कहाँ 10 सीटें और कहाँ उसके 3 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 0 सीटें, एमएलए की सीट भी नहीं जीत पाई थी, और उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में 0 सीटें। यह सब कहती है कहानी कि कभी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती की पार्टी बीएसपी, जो अपने दम पर 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज रही, वो आज की स्थिति में कैसे हालात हैं उसके, और यहीं से शुरुआत कर रही हैं अपने नए किरदार की, फिर से ज़मीन से शुरुआत, 0 से शुरुआत। और बहन कुमारी मायावती आखिरकार अगर शुरुआत करती हैं तो नुकसान किसका, फ़ायदा किसका? प्राथमिक तौर पर, शुरुआती तौर पर जो आपको दिखाई पड़ेगा उसमें ये तो स्पष्ट है कि अगर वो अपने वोट बैंक को हासिल करने में सफल होती हैं तो ये फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा, एनडीए का होगा। क्योंकि अगर दलित वोट एक बड़ी संख्या में चले जाते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के टक्कर में हमेशा फायदे में इंडिया गठबंधन रहेगा। लेकिन अगर मामला त्रिकोणीय हो जाता है, अगर बीएसपी बहुत मजबूती से लड़ती है, लड़ी तो इस बार भी थी, लेकिन वो मजबूती वाली लड़ाई जो बीएसपी जिसके लिए जानी जाती थी, अगर वो ऐसा करती है तो फिर जाहिर है कि चुनाव में फिर बीजेपी जीते या सपा कांग्रेस जीते, दोनों में से किसी की भी संभावना बन जाती है। मंगलवार को लखनऊ में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीएसपी की। एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती को अध्यक्ष चुना जाएगा। लगातार वो पिछले करीब 2 दशकों से अध्यक्ष हैं पार्टी की, फिर से चुनी जाएंगी 5 वर्षों के लिए, और अपने आप को इस दलित मूवमेंट के साथ, सामाजिक न्याय के मूवमेंट के साथ जोड़े रखने का उनका जो संकल्प है, वो एक नई पारी की शुरुआत कल फिर करेगा। लेकिन इस बार की ये जो नई पारी है, क्या वो उस पार्टी को रिवाइव कर पाएगी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में था, या फिर बात वहीं की वहीं रहने वाली है? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि फिर से
अपने आप को मुख्य किरदार की तरह पेश करने की जो कोशिश है मायावती की, वो एक अहम किरदार के रूप में उन्हें बना पाता है, या फिर बहन कुमारी मायावती अब उस तरह से कभी नहीं आ पाएंगी उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में जैसे कि वो पिछले 2 दशकों में थी। ये तय होना है, नजरें रहेंगी कि कल आखिरकार बहन कुमारी मायावती अपने संबोधन में कहती क्या है। मंगलवार का दिन आखिरकार क्या कोई नई जानकारी, नई सूचना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए लेकर आता है। आपको क्या लगता है, मायावती जी आखिरकार इमर्ज कर पाएंगी, ऊपर आ पाएंगी ऐसे में, जबकि उनके विकल्प भी तैयार हो रहे हैं और सबसे पहला नाम उसमें नगीना सांसद चंद्रशेखर का है, चंद्रशेखर आजाद। क्या वो विकल्प बनने लगे हैं या फिर अभी भी बहन कुमारी मायावती का कोई तोड़ नहीं? देखना यह है कि आखिरकार आने वाले दिनों में सियासत किस ओर मुड़ती है। आप भी लिखिए आपका क्या विचार है और हमें बताइए कि ये न्यूज़ वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।